नमस्कार। स्वागत है बलिदान में, जो कहानी का दूसरा पार्ट है। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, तुम्हारी अब जवानी के देह थोड़े हैं कि बिना दवाई दर्पण अच्छे हो जाएंगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है और दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात भ्रष्टाचार से होती है और दूसरी बात संवेदना से। लेकिन मंगल सिंह ने न खबर ली, न कालिका दीन ने ली, न किसी तीसरे ने ली। हरकू दलान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आते तो कहता, भैया वह दवा क्यों नहीं लाए। मंगल सिंह कतराता और निकल जाता। कालिका दीन दिखाई देते तो उससे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेता। या तो उसे समझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती है, या तो वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका श्राप बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में न होली मनाई गई, न अबीर न गुलाल उड़ी, न डपली बजी, न भंग की नालियां बहीं। कुछ लोग मन ही मन हरकू को कोसते ज़रूर थे कि बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्जल कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ किसी के काम धाम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरकू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़ गए थे। 5 बीघा ज़मीन कुएं के निकट खाद पास में लदी हुई मेड़ बाग के ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरकू के मरते ही उस पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओकार नाथ को चैन से जीने ना देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकम पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशी देने को तैयार था, लेकिन नजराने की दूसरी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। लेकिन ओकारनाथ सबको टालते रहते। उनका विचार था कि गिरधारी का हक है सबसे ज़्यादा। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसे ही देने चाहिए। अस्तु। जब गिरधारी क्रियाक्रम से निपट गया तो चैत का महीना भी समाप्त हो गया। तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या राय है। गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओकारनाथ, नहीं नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुम्हें छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरकू ने उन्हें 20 साल तक जोता है, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे जोतते हो, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के सो अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान बही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने होंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे पास तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा। जो कुछ जमा जता था सब बाबा के काम में उठ गया। अनाथ खलियान में जो अनाज खड़ा था उसकी भी उपज अच्छी नहीं हो पाई सरकार। बीमार हो जाने से जो रुपए थे वो सब चले गए। रुपए कहाँ से लाऊं सरकार। ओकारनाथ, रोइए नहीं, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए,
नहीं तो हम बिना मरे ही मर जाएंगे। हाँ, बड़े होकर कहते हैं तो बढ़िया बैल बेचकर 50 रुपए तक कर दूंगा, इससे बेशी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओकारनाथ चिढ़कर बोलता, तुम समझते होगे कि हम रुपए लेकर घर में रख लेते हैं?